डर दिखाया जाता है, घर पे रहो, बाहर जाओगे तो सूजी लेने जाओगे और सुजवा के आओगे, ये भी उतनी स्टाइल काम करती है। मोटिवेशनल स्टाइल में नेगेटिव फॉर्मेट भी उतना ही काम करता है। ये कहता है लाशें बिछ जाएगी, घर पे रहो। ये कहते हैं नहीं, इतनी संसाधन नहीं है भारत में, मर जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे, तबाही हो जाएगी, जान है तो जहान है। ये नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे काम करती है। ये है पहली मोटिवेशनल स्टाइल। मुझे आपको कुछ और बताना है, कहीं और लेके जाना है, इसलिए सारी स्टाइल बता रहा हूं। अभी इनकी किसी की जरूरत नहीं है, असली तक पहुंचने के लिए ये रास्ते की घटनाएं हैं। अब तीसरी पे बात करते हैं। पहले सुपरवाइजरी स्टाइल। सुपरवाइजरी स्टाइल क्या कहती है? ये पीपल ओरिएंटेड होती है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है। या तो लोगों को संभालने वाली, लोगों को सुपरविजन करने वाली होती है, या फिर प्रोडक्शन, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, कन्विंस किया कि नहीं किया, प्रोडक्ट के बारे में बात की कि नहीं की। यह है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप, सुपरविजन करती है ये। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स में या तो मोटिवेशनल स्टाइल होती है, कईयों में सुपरवाइजरी स्टाइल होती है, कईयों में पावर स्टाइल होती है, कईयों में सभी होती है, जो अलग अलग टाइम पे फर्क टाइम पे काम में आती है। प्रोडक्शन जो ओरिएंटेशन वाली लीडरशिप होती है वो ये देखती है कितना बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितनी हो रही है, कितने लोग बुक्स पढ़ रहे हैं। तो पीपल ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो मोटिवेशनल स्टाइल हो गई और सुपरवाइजरी स्टाइल हो गई। अब चलते हैं पावर स्टाइल के ऊपर। पावर स्टाइल तीन प्रकार की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक कौन सी है? ये डंडे वाली है, ये निरंकुशता वाली है। इसमें डंडे का जोर चलता है, इसमें राजतंत्र चलता है, इसमें कोई एक आदमी शासन करता है और वो एक आदमी डिसीजन भी खुद लेता है, ना किसी से पूछता, ना किसी से सलाह लेता। वो राजाओं की तरह का शासन करता है। वो घनानंद का भी शासन हो सकता है, वो राजा राम का भी शासन हो सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है। यह है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एक और है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें डिसीजन खुद का होता है, लेकिन लोगों को शामिल किया जाता है, कमेटी को शामिल किया जाता है और सोच समझकर लोगों को लीड करने के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। और एक है फ्री रेन स्टाइल। सब अपनी अपनी टोकरी, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, सबको सत्ता बराबर दे दी जाती है। आज तक दुनिया में जितने लीडर हुए हैं, उन्होंने जिन जिन स्टाइल से लोगों को लीड किया है, वो सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिख रही है सर? यस सर। यस सर। इन सारी लीडरशिप का फर्क टाइम पे अलग अलग रोल होता है। अगर युद्ध हो रहा है तो हो सकता है पावर स्टाइल काम में आए। अगर जिंदगी में मायूसी और हताशा आ जाए, हो सकता है मोटिवेशनल स्टाइल काम में आ जाए। अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे बहुत जबरदस्त वर्क चल रहा है और बहुत मोमेंटम है, वहां पे सुपरवाइजरी स्टाइल काम में आ जाए। लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, इंसान अनसर्टेनिटी में है, ऐसे दौर में है जहां पे कल क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। इन सारी स्टाइलों का बाप होगा, इन सारी स्टाइलों का गुरु होगा। इन सब स्टाइलों से सबसे ऊपर की स्टाइल का नाम है सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण है सिचुएशनल लीडरशिप। ओ हो, क्या मतलब है इस बात का? जो सिचुएशन के आधार पे अपने आप को बदल ले, जो सिचुएशन के आधार पे अपनी जिंदगी को लीड कर ले, जो सिचुएशन के आधार पे लोगों को सुपरवाइजरी लीड कर ले, जो सिचुएशन के आधार पे मोटिवेशनल में कन्वर्ट हो जाए, जो सिचुएशन के आधार पे अपने आप को ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक बना ले। जैसी सिचुएशन, जैसा देश वैसा भेष, जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति। ये जैसा आपको और हमें सीन दिख रहा है, इस सीन के आधार पे अपने आप को जो बदल लेगा वो दुनिया में बापू बनेगा। तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपनी लीडरशिप को दिखाना। आज वही दौर, आज जो लोग इस बिजनेस में अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं, वो सिचुएशन के आधार पे बदल रहे हैं। अभी मैं एक एक का डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है और कौन व्यक्ति मस्त सो रहा है। पहले सिचुएशनल लीडरशिप को समझ लेते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप की पहली स्टाइल है डायरेक्टिंग। ये केवल डायरेक्शन देता है, ये केवल ज्ञान बांटता है, ज्ञान।
अभी ज्ञान बांटने का समय नहीं है, अभी डायरेक्शन वाली सिचुएशन का समय नहीं है। डायरेक्टिंग लीडरशिप होती है टेलिंग वाली लीडरशिप, लोगों को बताने वाली लीडरशिप। अभी बताने का समय नहीं है, अभी लोगों को उपदेश देने का समय नहीं है, उपचार का समय है। उपदेश से पार नहीं पड़ेगी, उपचार से पार पड़ेगी, रिजल्ट निकालने से पार पड़ेगी। लेकिन सिचुएशनल लीडरशिप का पहला भाग है डायरेक्टिंग, दूसरा भाग है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति लीडरशिप करता है, लोगों को अपना आइडिया बेचता है और वो सेलिंग करता है। डायरेक्टिंग टेलिंग होती है, कोचिंग सेलिंग होती है। अभी इसका भी समय नहीं है, न डायरेक्शन देने का न कोचिंग देने का। अभी समय है सपोर्टिंग सिचुएशनल लीडरशिप का। सपोर्टिंग वाली लीडरशिप की जरूरत है भाई साहब, सपोर्ट करने की जरूरत है, सपोर्टिंग लीडरशिप की जरूरत है। सपोर्टिंग लीडरशिप की इस देश को जरूरत है। इस देश का मेन आदमी, मुख्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री, लोग सपोर्टिंग लीडरशिप देते हुए बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। कभी मन की बात के थ्रू, कभी जनता से बात करके, कभी राज्यों से बात करके, कभी मुख्यमंत्री से बात करके। टॉप लीडर अभी कनेक्ट हो रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो हमारे सारे डायमंड, सारे आईटीसी, सारे सीटीसी, सारी लीडरशिप, ऑल एसटीसी एंड अबाउट लीडरशिप, अभी सपोर्टिंग का टाइम है, अभी डायरेक्टिंग का टाइम नहीं है, कोचिंग का टाइम नहीं है, सपोर्टिंग का टाइम है। सपोर्टिंग पे और बोलूंगा, इससे पहले चौथी बता दूं, डेलीगेटिंग। कामों को नियुक्त करना, लोगों को नियुक्त करना, जिस काम के लिए व्यक्ति बना है वो नियुक्त करना। जिस टाइम लॉकडाउन खुल जाएगा, हम काम को फ्लो में ले आएंगे और काम को डिजिटल के अलावा वापस उसी फ्लो में चलाएंगे, तब डेलीगेटिंग लीडरशिप की जरूरत है। लेकिन अभी तो सपोर्टिंग की जरूरत है। सपोर्टिंग लीडरशिप का मतलब है, ऐसी सिचुएशन आ गई अभी देश में, बिजनेस में, घर में, सब जगह सपोर्टिंग की जरूरत है। परिवार आपसे सपोर्ट चाह रहा है, बच्चे माता पिता का सपोर्ट चाह रहे हैं, माता पिता बच्चों का सपोर्ट चाह रहे हैं, एक अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट चाह रहा है, डाउनलाइन अपलाइन का सपोर्ट चाह रही है, कंपनी लीडर्स का सपोर्ट चाह रही है, लीडर्स कंपनी का सपोर्ट चाह रहे हैं। सब लोग इस वक्त एक लीडरशिप दिखाने का समय है, सपोर्टिंग लीडरशिप। और लोग कर क्या रहे हैं, एक दूसरे पे जिम्मेदारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा समय नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, और एक दूसरे से किसी व्यक्ति की अपेक्षा करने की भी जरूरत नहीं है किसी काम की। आपको सपोर्टिंग लीडरशिप दिखाना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास 2 वक्त के खाने का भोजन है, वो सोच रहा है उस व्यक्ति को सपोर्ट करने की जिसके पास भोजन नहीं है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा नॉलेज है, वो शेयर करना चाह रहा है उन लोगों से जिनके पास नॉलेज नहीं है। जो डिजिटली एक्सपर्ट हैं, वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो डिजिटली एक्सपर्ट नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, अभी सारी लीडरशिप की स्टाइल्स में से सबसे भारी स्टाइल है सपोर्टिंग स्टाइल, सपोर्टिंग सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। अभी आपको और हमें सपोर्ट लेने और देने की जरूरत है। अब सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको और हमें इस सीन को समझना पड़ेगा। हम बिजनेस में हैं और बिजनेस करते समय जिस हालात से अचानक हम लोग गुजरे हैं, उस हालात का हमें निरीक्षण करना होगा। अब मैं आपको एक ऐसा चेंज कर दिखा रहा हूं, इस दुनिया में जितने लोग पिछले 1000 वर्षों में किसी अनिश्चित काम से, किसी अनिश्चित कालीन समय से गुजरे हैं, तो उन्होंने कैसा बिहेवियर प्रकृति से किया था, उसका एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को आप समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें भी जिंदगी में वो पैटर्न समझना चाहिए जहां पे इंसान बॉटम से पीक की तरफ जाता है, जहां पर इंसान निराशा से वापस एक्साइटमेंट की तरफ जाता है, जहां से इंसान, एक व्यक्ति जो हताश हो चुका, जो बिल्कुल टूट चुका, वहां से कौन सा ग्राफ और पैटर्न काम करेगा जिसकी वजह से वो वापस जिंदगी में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको ये ग्राफ समझना होगा जिसका नाम है द चेंज कर्व। मैंने आपसे पहला सब्जेक्ट बात किया था ट्रेजेडी और ब्लेसिंग्स, आपने कहा था हमें समझ में आया।
मैंने दूसरा सब्जेक्ट आपसे बातचीत किया, वो है लीडरशिप की कितनी स्टाइल्स होती है, और अभी हमें इस सिनेरियो में कौन सी स्टाइल की जरूरत है, वो है सिचुएशनल लीडरशिप। तो आपको सिचुएशनल लीडरशिप अगर समझ में आई हो तो एक बार मुझे इशारा कर दीजिए, मेरी बात समझ में आई हो और आपको सुनाई भी आई हो और मैं परफेक्टली दिख रहा हूं तो। यस सर। ओके ओके ओके। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ गए हम लोग, द चेंज कर्व। 1000 वर्षों में इंसानियत जब जब परेशान हुई है तो उसकी परेशानी में से निकलने का एक ग्राफ बना है, और वो ग्राफ क्या कहता है? वो ग्राफ कहता है एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस लिखी हुई है। आपका प्रदर्शन और क्षमता समय के अनुसार जैसी होगी वैसा ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को जिंदगी में वापस उठने का और वापस जिंदगी में निर्माण करने का रास्ता दिखाता है। ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। ऑल राइट सर जी। तो ये ग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने डिस्प्ले कर दिया है। इस ग्राफ की एक विशेषता है, ये ग्राफ पैदा हो रहा है, थोड़ा सा सीधा नीचे आ रहा है और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये तो उन लोगों का ग्राफ है जो जीवन में इस ग्राफ के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से अपनी भावनाओं से प्रकृति के त्रासदियों को, प्रकृति के बुरे समय को, प्रकृति के अच्छे समय को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन जो लोगों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता, जिन्होंने प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं समझा, वो लोग अपनी जिंदगी में ट्रेजेडी के जाल में फंस जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ग्राफ बना रहा हूं, पैटर्न बना रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखिए। सबसे पहले किसी इंसान को जब बुरा वक्त आता है तो सदमा लगता है, उसको झटका लगता है, शोक लगता है। अचानक मार्च का महीना आया और भारत में कोरोना 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 कोरोना, ये क्या आ गया? ओ ये अचानक क्या हो गया? कल तक तो गाड़ियां चल रही थी, कल तक लोग थे, कल तक सब ठीक था, ये कैसा झटका लग गया? ये कैसा हो गया? एक कैसा समय आ गया? घर में पैक हो गए। अब तक तो लॉकअप ही सुना था, लॉकडाउन पहली बार सुना। लॉकअप और लॉकडाउन एक जैसा ही हो गया, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि लॉकअप में और लॉकडाउन में क्या फर्क है? आप और हम अपनी जिंदगी में किसी शौक से गुजरने को पहला झटका कहा जाता है, जब अचानक कोई शौक लगता है। भारत ने हजारों वर्षों में ऐसा समय नहीं देखा जैसा आज देखा है। तो सदमा सबको बराबर लगा है, ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है, भेदभाव नहीं करता। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल लॉ भेदभाव नहीं करते। सदमा आपको भी उतना ही लगा है, प्रवीण सर को भी उतना ही लगा है, प्रधानमंत्री को भी उतना ही लगा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उतना ही लगा है। सदमे में कोई भेदभाव नहीं है, झटके में कोई भेदभाव नहीं है, शोक सबको लगा है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ये नेचुरल है। सदमा लगना ही था क्योंकि सदमे जैसी घटना थी, झटके जैसी घटना थी। ये पहला काम तो प्रकृति करती है, इसके आगे के काम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि अब हम कैसा बिहेवियर करेंगे, अब हम प्रकृति से कैसा बिहेव करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो दुनिया के 95% लोग जब उनको झटका लगता है, कोई बुरी घटना आती है, तो वो अगला काम खुद करते हैं, वो जाते हैं दहशत में, डेनियल, वो दहशत में जाते हैं। अब दहशत में जाते हैं कैसे? मेरी किस्त का क्या होगा, मेरे चेक का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे परिवार में खर्चा कैसे चलेगा, मेरा धंधा कैसे चलेगा, अब मैं कार की किस्त कैसे जमा कराऊंगा, मेरी किस्त कैसे जमा होगी, मेरे घर में राशन कैसे आएगा, रे अब मेरा क्या होगा? ये ऑटो सजेशन अपने आप को बंदूक से उड़ाता है। प्रकृति का काम है झटका देना, हमने उससे क्या बिहेवियर किया? 95% लोग जैसे ही झटका लगता है अपने आप को दहशत में लेके जाते हैं, सदमे में लेके जाते हैं। अब सदमे में लेके जाओगे तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि दहशत आपको और खड्डे में लेके जाने की तैयारी करती है। झटका लगा, दहशत आई, कैसी? शारीरिक रूप से बीमारियां आ जाएगी, इसकी दहशत होगी। आपको पता है जब कोरोना चालू हुआ था तो 15 से 20 दिन तक तो हिंदुस्तान का हर एक एमआईएन्स डिस्ट्रीब्यूटर
ये टेंशन में था कि कहीं मेरे साला कोरोना नहीं हो गया हो। क्यों क्यों सोच रहा था ऐसे? क्योंकि वो हजारों लोगों से मिल रहा था, हजारों लोगों से मिल रहा था। मैं भी 16 मार्च तक आरटीपी में था। मैं 11 मार्च को खामगांव जाके आया, फिर 12-13 मार्च को, 14 मार्च को जयपुर में ट्रेनिंग हुई, फिर 15-16 मार्च को आरटीपी हुआ। मैं मार्च के महीने में कम से कम 10,000 लोगों से मिला था। तो मुझे अगर 10 दिन में एक बार भी खांसी आती थी तो अंदर से लगता था हो गया दिखता है, हो गया दिखता है। इसे कहते हैं दहशत, इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं अपने आप को ऑटो सजेशन देना। हर आदमी जब तक 15 दिन घर में नहीं रहा तब तक हिंदुस्तान का हर आदमी डर रहा था कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि झटका लगता है तो ऑटोमेटिक नेगेटिव ख्याल दिमाग में देना मानव का स्वभाव है। उसको दहशत में जाना उसके लिए नैसर्गिक व्यवस्था है। 2 तक भी ठीक है, लेकिन दहशत में अगर आ गए तो अगला काम प्रकृति ऑटोमेटिक करती है। फ्रस्ट्रेशन आएगी और गुस्सा आएगा। अभी पुलिस वालों को फ्रस्ट्रेशन आ रही है, साले सब घर में बैठे हैं, हम बाहर हैं, तो वो निकाल रहे हैं उनपे जो बाहर निकल रहे हैं। अभी पति को फ्रस्ट्रेशन पत्नी पे निकाल रहा है, पत्नी बच्चों पे निकाल रही है, बच्चे उनसे छोटों पे निकाल रहे हैं। सब अपना अपना गुस्सा, कोई अपलाइन डाउनलाइन पे, डाउनलाइन अपलाइन पे, कोई कंपनी पे, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं उस पे, कोई किस पे, कोई किस पे। अरे दहशत में नहीं आते तो गुस्सा नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते। जरूरत नहीं थी फ्रस्ट्रेशन में आने की, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन निराशा और गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है जब हम अपने आप को नेगेटिव ऑटो सजेशन करते हैं, माइंड में नेगेटिव दहशत लाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। अब तक आदमी बर्बादी की तरफ जा रहा है। किशोर सर सुनाई आ रहा है? सर, यस सर, सुने आ रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यस सर, क्लियर है एकदम, आवाज एकदम क्लियर है। अब कुएं की सिर्फ तरफ ना जा रहा है आदमी। थोड़ा थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है। किसी का तो भी ना फोन डबल फोन है, उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो किसका है साइड में दूसरा फोन पड़ा है और उसमें ना मैसेज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक 10% डिस्टर्ब है। यदि किसी के पास मोबाइल है और उन्होंने म्यूट करके अनम्यूट किया होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सेकंड फोन की साइड में पड़ा हो तो उसको बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। किसी के मैसेज आ रहे दूसरे मोबाइल पे, वो ट्यू 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 कर रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है। कंटिन्यू सर, सॉरी। चलिए तीसरे पॉइंट तक हम लोग आ गए हैं सर। झटका लगना नेचुरल है, लेकिन दहशत में जाना और नहीं जाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दहशत में गए तो तीसरे नंबर पे गिरोगे और नीचे की तरफ आओगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा, और यहां तक कोई पहुंच गया तो अब बर्बादी के कुएं की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब जाके वो आएगा डीप